हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स का हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, सातत्य तथा अवकलनीयता। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न वाली 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस जो चैप्टर में हम लोग देखेंगे प्राचल के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी देखिएगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात करना है हमको। ठीक है, यानी हमें करना है dy/dx का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर एक शब्द अपना आया है क्या, प्राचलिक। ठीक, तो सबसे पहले ये बात हमारे कि जहन में आती है कि हमें प्राचल क्या होता है। ठीक है, प्राचल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज यानी डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। ठीक है, पैरामेट्रिक मतलब होता क्या है, प्राचल। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ठीक, यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको थंबनेल में देखकर मालूम पड़ गया होगा। ठीक, तो इसको करने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि प्राचल क्या होता है। ठीक है, तो प्राचल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा एक ऐसे लाइन खींच देता हूँ और साइड में हम लोग जान लेते हैं प्राचल के बारे में। ओके, देखिएगा प्राचल क्या होता है। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ पैरामेट्रिक मतलब होता है प्राचल। ओके, क्या होता है, पैरामेट्रिक, हिंदी में बोला जाता है क्या, प्राचल। ओके, ये होता है प्राचल। तो प्राचल कहते हैं किसे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कोई वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर। ओके, तो एक वेरिएबल हमारा x है और एक वेरिएबल हमारा क्या है, y है। ठीक है, एक वेरिएबल हमारा x है, एक वेरिएबल हमारा क्या है, y है। ठीक, तो यहाँ पर प्राचल का मतलब ये होता है कि एक x है, एक y है, एक यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या, यहाँ पर t है ना, तो यहाँ पर हम लोग t से कनेक्शन करते हैं। ओके, t से कनेक्शन करते हैं। ठीक, देखिए x है, y है, t है, तीन है यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो x क्या है, y को नहीं जानता है और y क्या है, x को नहीं जानता है। मतलब आप समझ लीजिए कि एक x है, एक y है। ठीक है, x भी एक आदमी है, y भी एक आदमी है, t भी एक आदमी है। ठीक है, तो x क्या है, x y को नहीं जानता। ओके, एक्स वाई के बारे में क्या है, क्या करता है, इसके बारे में कुछ नहीं जानता। और वाई जो है, वाई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। एक्स के बारे में, एक्स क्या है, इसके वैल्यू क्या है, ठीक है, मतलब क्या करता है, ठीक है, इसके बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं जानता। इसको अगर हम लोग आदमी के तौर पर माने, ठीक है, तो एक्स वाई को नहीं जानता, वाई एक्स को भी नहीं जानता। ठीक है, लेकिन एक्स कि एक्स को क्या है, टी जानता है। मतलब जो टी है वो एक्स को जानता है और जो टी है वो वाई को भी जानता है। ओके, यानी क्या, टी है जो है एक्स को भी जानता है और टी क्या है, वाई को भी जानता है। लेकिन और एक्स और वाई में आपस में कोई कनेक्शंस नहीं है, ये कभी भी आपस में एक दूसरे से मिले जुले नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो अदृश्य रूप में, ठीक है, मतलब आप तो नहीं जानते एक्स भी नहीं जानता वाई कौन है, वाई भी नहीं जानता एक्स कौन है, लेकिन एक प्रकार से आप लोग देखिए तो यहाँ पर कुछ बॉन्ड्स कुछ संबंध बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है कि टी भी एक्स को जानता है और टी क्या है, वाई को भी जानता है। ठीक है, मतलब टी अगर चाहे तो वाई को एक्स के बारे में बता दे। ठीक है, और अगर टी चाहे तो एक्स को क्या है, वाई के बारे में सब कुछ बता सकता है, लेकिन एक्स और वाई आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक, तो प्राचल का मतलब यही होता है कि कोई तीसरा हमारा बंदा होता है जो कि क्या होता है, वो दोनों के बारे में जानता है, लेकिन वो दोनों जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन जो तीसरा बंदा होता है वही क्या होता है, इन दोनों को चलाता है या फिर कह सकते हैं इन दोनों के बारे में जानता है। ठीक है, तो प्राचल का मतलब यही हमारा होता है। यहाँ पर आप लोग मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए ये देखिए, कह रहा है कि कभी कभी दो चर राशियों के बीच का संबंध ना तो अस्पष्ट होता है, जैसे मैंने माना चर राशि वेरिएबल एक्स वाई माना था, तो ना तो अस्पष्ट होता है और ना अस्पष्ट, किंतु एक अन्य तीसरी चर राशि, जैसे मैंने टी माना था ना, चर राशि से पृथक पृथक संबंधों द्वारा प्रथम दो राशियों के मध्य एक संबंध स्थापित हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि उन दोनों के बीच का संबंध एक तीसरी चर राशि के माध्यम से वर्णित है। ठीक, या तीसरी चर राशि प्राचल कहलाती है। जो मैंने बताया ना, ये यहाँ पर देखिए, ये जो तीसरी चर राशि वेरिएबल्स टी है, यही क्या है, हमारी प्राचल है। ठीक है, तो ये हमारा होता है प्राचल। ठीक, तो कहीं कहीं पर हमसे, जैसे यहाँ पर देखिएगा,
मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं, बस इतना ही हमें ये प्राचल के बारे में जानना था डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन के बारे में समझाता हूँ आपको, देखिएगा। तो अपने क्वेश्चन में पहला ये दे रखा है कि x बराबर 280 स्क्वायर, y बराबर दिया है 80 की पावर में 4 दे रखा है, ओके। तो हमें करना है इसका dy बटा dx ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए बोला है तो प्राचलों का विलोपन किए बिना, ठीक, dy बटा dx ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं करना, और इसी के थ्रू आपको समझ में आएगा कि प्राचल क्या होता है, ठीक है। देखिएगा, तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, बाकी हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसमें ज्ञात करना क्या है, dy बटा dx ज्ञात करना है, ठीक। एक बार मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, dy बटा dx का हमें यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। देखिए x बराबर क्या दिया है 280 स्क्वायर, ठीक। तो पहले हम इसको लेते हैं x बराबर किसको, 280 स्क्वायर को लेते हैं, ठीक। हमें इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, हिंदी में बोलते हैं अवकलन, ठीक। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर x तो वेरिएबल दे ही रखा है, हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमें अगर अवकलन जब हम डेरिवेशन करते हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो किसी न किसी के सापेक्ष करते हैं, कोई ना कोई वेरिएबल होता है जिसके सापेक्ष हम लोग करते हैं, ठीक। तो इसमें तो वेरिएबल x दे रखा है, x बराबर पहले ये तो दे ही रखा है, लेकिन हम किसके सापेक्ष करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्राचल ढूंढना है। प्राचल क्या है, जैसे x तो यहाँ पर दे रखा है, तो x यहाँ पर हमारा प्राचल है, जो लास्ट में दिया होगा, जो भी वेरिएबल दिया होगा वही हमारा प्राचल होगा, उसी के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए t दे रखा है, ठीक। कहीं कहीं पर अभी आपको मिलेगा थीटा मिलेगा, ठीक है, फिर टी मिलेगा, टी आपको अधिकतर देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको थीटा भी मिलेगा, यानी एंगल भी मिलेगा, उसके सापेक्ष आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो टी है इसी के सापेक्ष हमें करना पड़ेगा, जो इसमें प्राचल दिख रहा है आपको, जो पैरामीट्रिक होगा वो टी ही होगा, ठीक है। तो हमें एक्स का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, यहाँ पर डी एक्स डिवाइडेड बाई टी के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। एक्स का अवकलन मतलब टी के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक्स मतलब कि एक्स का अवकलन कर रहे हैं टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष एक्स का अवकलन, ठीक। बराबर क्या होगा, टू हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, और एक्स हमारा यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ठीक। इसका अवकलन नहीं होगा, नहीं तो आप इस समझिए कि x हमारा एक कांस्टेंट होगा, इसका मतलब कि कुछ आप लोग कर दिए, इसका कांस्टेंट का हमारा डिफरेंशिएशन 0 होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है। टू भी यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, a भी हमारा यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अवकलन हमारा किसका होगा, d बटा डी टी स्क्वायर का अवकलन होगा, ओके। तो यहाँ पर इसका dx डिवाइडेड बाई dt का जो मान निकलेगा 2a है, यहाँ पर 2a होगा इनटू में टी स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो 2 आगे आ जाएगा और टी यहाँ पर वैसे लिख देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो पावर में 1 आएगा, ठीक है। तो मैंने जो हमारा आंसर इसका निकला है 2 का 2 में गुणा 4 80 है, ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या निकला 480। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका तो हमारा अवकलन यहाँ पर हो गया। अब y दिया है तो y का भी अवकलन करते हैं, ठीक है। और किसके सापेक्ष करेंगे, इसमें भी देखिए यहाँ पर लास्ट में t दे रखा है, तो t के सापेक्ष ही करेंगे, ठीक है। तो y का अवकलन करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा डी वाई बटा डी टी, ठीक है, मतलब टी के सापेक्ष y का अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ए टी की पावर में 4 दे रखा है, ठीक है। तो a भी यहाँ पर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, t हमारा क्या है, t के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें 2 को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी हमारे मतलब वर्ड्स आएंगे सभी हमारे कांस्टेंट लिए जाएंगे, ठीक। तो होगा क्या यहाँ पर डी वाई बटा डी टी बराबर क्या होगा, ए हमारा कांस्टेंट होगा, टी की पावर 4 का अवकलन क्या होगा, 4 को आगे लाएंगे, एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक बार मैं लिख देता हूँ डी बटा डी एक्स, एक्स की पावर एन, इसका फार्मूला होता है एन एक्स, पावर को आगे लाते हैं, एक्स वैसे लिखेंगे, एन में से यानी पावर में से एक घटा देते हैं, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो एक को ऐसा एक कांस्टेंट था, एक को हम लोगों ने बाहर किया, टी की पावर 4 को मैं डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूँ, 4 को आगे लाया, फिर टी को मैंने वैसे लिखा, 4 में से एक घटा दिया तो यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा डी वाई बटा डी टी निकल रहा है, क्या निकल रहा है यहाँ पर देखिएगा, डी वाई बटा डी टी का मान 4 का इसमें गुणा तो 4a, यहाँ पर टी क्यूब है तो यहाँ पर होगा टी क्यूब, ठीक। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है हमारा, ठीक है। अब आप लोग को देखिए यहाँ पर, अब हमें निकालना है डी वाई बटा डी एक्स का मान, कैसे निकलेगा यहाँ पर आप लोग अगर थोड़ा सा सोच पा रहे होंगे, तो यहाँ पर डी वाई है, यहाँ पर डी एक्स है, यहाँ पर नीचे डी टी है, नीचे यहाँ पर भी डी टी है, तो डी टी से डी टी एक काम होगा, तो हमारा यहाँ पर अगर हम भाग लगा देते हैं तो दोनों हमारा यहाँ पर आपस में कट जाएगा, तो हमारा डी वाई और डी एक्स ही केवल बचा रहेगा, ठीक है। तो हमें डी वाई बटा डी एक्स ही पाना है, तो एक काम यहाँ पर करते हैं, क्या समीकरण 2 को यहाँ पर देखिएगा, आगे मैं लिखता हूँ समीकरण 2 को समीकरण
1 से भाग करने पर, ठीक है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करें। समीकरण 2 हमारा ये दे रखा dy बटा डी टी है, तो यहाँ पर हुआ dy बटा डी टी, ठीक। बराबर में क्या होगा, सॉरी dy बटा डी टी हुआ, फिर समीकरण 2 बराबर क्या दिया है 4at³ दे रखा है, फिर बटे में क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से भाग कर रहे हैं ना। समीकरण 1 का मान हमारा है dx बटा डी टी, और बराबर में क्या दे रखा है, ये 4at दे रखा है, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है dt है, यहाँ पर भी dt है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सिंपलिस्ट फॉर्म में लिखूँ, थोड़ा और सिंपल कर दूँ, तो जो हो जाएगा dy बटा dt है, ठीक। तो dx बटा dt है, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा dt बटा dx हो जाएगा, ठीक है। बराबर में 480³ है, तो ये तो वैसे ही रहेगा 480³ है, बटे में 480 है, तो ये 480 ही रहेगा, ठीक। कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। अब देखिए 4a से 4a गया, एक t से ये गया, तो ये स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। बाकी ये dt से dt गुणे में है ना, तो कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा dy बटा dx निकल रहा है, तो dy बटा dx बराबर यहाँ पर टी स्क्वायर निकल रहा है, ठीक है। तो dy बटा dt का हमें मान यही, तो सॉरी dy बटा dx है ना, तो यहाँ पर dx होगा। तो ये हमें dy बटा dx का मान निकालना था, तो ये हमारा निकल गया, आंसर हो गया, ठीक है। आंसर क्या निकला, टी स्क्वायर, ठीक, टी स्क्वायर निकला। तो इसी प्रकार से हमारा ये करना होता है प्राचल वाला, ठीक है। प्राचल का सोल्यूशन ऐसे ही किया जाता है, ठीक। तो हमारा ये मतलब कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुआ। दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगर पहले में आपको कुछ कम समझ में आया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको अभी दूसरे क्वेश्चन में पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है, मैं यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ। दिया हमको x बराबर एक कॉस थीटा दिया है, और y बराबर क्या दे रखा है, b कॉस थीटा दे रखा है, ठीक है। x बराबर a कॉस थीटा, y बराबर b कॉस थीटा दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में आपको एंगल में थीटा दिख रहा है ना, तो हम यहाँ पर जो हमारा प्राचल होगा थीटा होगा, पैरामेट्रिक जो होगा यहाँ पर हमारा थीटा होगा, ठीक है। तो हम अवकलन जो करेंगे थीटा के सापेक्ष करेंगे, ठीक। तो थीटा के सापेक्ष यहाँ पर हम लोग अवकलन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक्स का करेंगे, इसका तो हो जाएगा क्या dx बटे डी थीटा, dx बटे डी थीटा, यानी थीटा के सापेक्ष एक्स का अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा, ए हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। कॉस थीटा का आपको लोगों को अवकलन पता होगा, कॉस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा, तो क्या होगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा dx बटे डी थीटा निकल रहा है, तो क्या निकल रहा है, माइनस को आगे लाते हैं ए साइन थीटा, इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 1, ठीक। इसमें भी हमें dy बटा ds का मान निकालना है, ठीक है। मतलब पर संख्या 1 से 10 तक बोल रहा था उसमें, ठीक। आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए x का हो ही गया। अब यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ। अब हम लोग करते हैं किसका अवकलन, y का करते हैं, ठीक है। y का भी करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में थीटा प्राचल है, तो इसका भी थीटा के सापेक्ष करेंगे। मतलब अगर x का अवकलन थीटा के सापेक्ष करें तो y का भी, मतलब जिस प्राचल के सापेक्ष x का करेंगे उसी प्राचल के सापेक्ष y का भी करेंगे। तो y का भी करेंगे थीटा के सापेक्ष। तो dy बटा डी थीटा बराबर b कॉन्स्टेंट है, b को बाहर किया, कॉस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा, तो हो गया माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो निकल रहा है माइनस को आगे लेते हैं तो माइनस का 20 साइन थीटा, ठीक। तो ये इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए फटाफट आपसे होता हुआ नज़र भी आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, बस केवल आपको पैरामेट्रिक को पहचानना है, और जो पैरामेट्रिक दिया है उसी के हिसाब से आपको केवल अवकलन करना है, ओके। तो अब इसमें करते हैं, हमें dy बटा ds का मान निकालना है। तो dy को ऊपर रखना है ना, तो पहले हम समीकरण 2 को ऊपर करते हैं और समीकरण 1 को नीचे। तो ये काम करते हैं, समीकरण क्या करते हैं, 2 को समीकरण 1 से भाग कर देते हैं। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर लेते हैं, है ना, भाग, ठीक। तो भाग करेंगे तो पहला समीकरण हमारा जो 2 है वो क्या है, dy बटा डी थीटा है, ठीक। फिर बटे में क्या है यहाँ पर हमारा, देखिएगा बटे में यहाँ पर हमारा dx बटे डी थीटा होगा, dx बटे डी थीटा, ठीक। बराबर dy बटा डी थीटा का मान दिया माइनस का 20 साइन थीटा, तो हो गया माइनस का 20 साइन थीटा, बटे में dx बटे डी थीटा का मान माइनस का ए साइन थीटा, माइनस का ए साइन थीटा हो गया, ठीक। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, अब ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने सिंपल थोड़ा देखे, यहाँ पर मैंने सिंपलिस्ट किया था ना, मतलब इसको क्या किया था, यहाँ पर इस प्रकार से दिया था, तो मैंने यहाँ पर डी बटे डी टी किया, इसको उठाकर ऊपर ले गया था, लेकिन मैं यहाँ पर डाइट कर दे रहा हूँ, ठीक हो, ठीक। टाइम की आप लोगों की बचत हो जाएगी, बाकी आपको ऐसे याद करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा डी बटा डी एक्स बच रहा है, तो यहाँ पर हुआ हमारा डी बटा डी एक्स, जो बच रहा है यहाँ पर b बटा ए बच रहा है, ठीक। तो b बट्टे में यहाँ पर देखिएगा, एक बार दिखाता हूँ आपको, ये देखिए b बटे में, तो हमारा डी बटा डी एक्स का मान निकालना, तो हमारा हो गया क्या, b बटे, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया, रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो ये हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर देखिए इतने छोटे में हमारा यहाँ पर सॉल्व हुआ, ठीक। बहुत सिंपल है आपका ये
एक्सरसाइज 5.6, ठीक। लेकिन एक नया क्वेश्चन अभी जब इस वीडियो में तो थोड़ा मतलब समझ लीजिए कि सिंपल आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट वाली वीडियो में जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक करेंगे तो उसमें क्या है आपके टफ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसी में से क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में पूछा मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें से भी आ सकता है 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ज़्यादा कष्ट अभी बोल रहे हैं ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास, ठीक। क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 अपना दे रखा है यहाँ पर, मैं एक बार राइट डाउन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है x बराबर साइन टी, और उसके बाद दिया है, इसमें भी आप लोग प्राचल समझ गए होंगे अगर आप लोग को थोड़ा दिमाग यूज कर रहे होंगे। y बराबर क्या दिया है cos 2t, ठीक। तो इसमें आप लोग एक बार प्राचल पहचानिए क्या है, पैरामेट्रिक क्या है। तो इसमें आप लोग अगर देखेंगे तो जो हमारा t दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है, यानी प्राचल है, ठीक। तो प्राचल जब हमें मिल गया तो प्राचल के सापेक्ष ये हमें अवकलन करना होता है, ठीक है। तो हम इसका x का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष, ठीक। तो हो जाएगा क्या dx बटा dt, ठीक है। मतलब x का अवकलन t के सापेक्ष, t हमारा यहाँ पर प्राचल है, तो बराबर क्या हुआ साइन t का अवकलन क्या होगा, साइन t का क्या होता है cos t, ठीक है। उसके बाद t का करेंगे t के सापेक्ष तो 1 ही होता है, इसका मतलब ये हमारा डायरेक्ट ही हो गया, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बीच में एक लाइन खींच देते हैं, y का करेंगे इसका भी t के सापेक्ष करेंगे, तो y यहाँ पर है ना, तो y हो गया, तो dy बटा क्या होगा dt होगा, ठीक है, t के सापेक्ष y का। जिस प्राचल के सापेक्ष x का करेंगे उसी प्राचल के सापेक्ष y का भी करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप समझिए इसका t के सापेक्ष करें, इसका किसी और वेरिएबल के साथ आप लोग कर दिए, तो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये बाद में कटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट में काटना होता है, काट के ये हमें आंसर मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक। तो देखिएगा dy बटा dt हुआ बराबर cos 2t है, तो cos 2t का क्या होता है, जैसे cos x का माइनस का साइन x, उसी बार cos 2t का माइनस का साइन 2t हो जाएगा, माइनस का साइन 2t, ठीक, क्लियर। उसके बाद इतना हुआ, मतलब यहाँ पर साइन t था, यहाँ पर cos 2t था, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद cos 2t का, उसके बाद 2t का करेंगे, तो 2t का करेंगे तो पहले 2 तो कांस्टेंट 2 को हम लोगों ने बाहर कर लेंगे, t का करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका मतलब ये फाइनल आंसर जो हमारा निकल रहा है माइनस का 2 साइन 2t, ठीक है। मैं कैसे खटाखट कर रहा हूँ, आप लोगों ने अगर इसके पहले की सारी एक्सरसाइज को करा है तो आप लोग आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है, यानी अवकलन कर सकते हैं, ठीक। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है हमारा, ठीक है। अब हमें dy बटा dx का मान निकालना है, तो हमें समीकरण 2 से समीकरण 1 को भाग इसमें भी करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग, ठीक है। तो भाग करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर dy बटा dt है, और बटे में क्या हो जाएगा, टोटल का बटे करेंगे तो हो जाएगा क्या dx बटे dt ना, dx बटे dt सॉरी। तो यहाँ पर dy बटा dt है ना, तो इसका मान क्या दिया माइनस का 2 साइन 2t, तो यहाँ पर वो माइनस का 2 साइन 2t बटे में क्या दिया है dx बटे dt का मान cos 2t दिया है, तो हो गया cos 2t नहीं है t है केवल, ठीक है, t है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस है, तो केवल जिसका हमारा t से dt कैंसिल, तो इसका जो हमारा आंसर निकलेगा क्या निकलेगा dy बटा dx का जो मान निकलेगा वो यही हो जाएगा माइनस का 2 साइन 2t। जब नहीं कटेगा तो वैसे ही रख देंगे डायरेक्ट, ठीक है, इसमें आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। तो dy बटा dx का मान हमारा ये निकल गया, ठीक, ठीक है, इतना आ गया। इसमें आप चाहें तो एक कैलकुलेशन और कर सकते हैं, अगर आपको फार्मूला याद होगा क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है साइन 2x का, ठीक है, साइन 2x का, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ओके। ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है क्लास 11 जो कि आप लोगों ने पढ़ रखा है। देखिए साइन 2x है तो यहाँ पर साइन 2t है, तो इसका अगर यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे विस्तार करके तो -2 को ऐसे रखते हैं, साइन 2t का होगा 2 साइन टी कॉस टी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन टी इंटू में क्या हो जाएगा कॉस टी, यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं कॉस टी, ठीक। बटे में क्या दे रखा है कॉस टी दे ही रखा है, कॉस टी दे रखा है, ठीक। तो कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, 2 का गुणा 2 में होगा 4t, मतलब आएगा 2 का 2 में गुणा तो माइनस का 4 साइन टी है तो साइन टी, ठीक है। तो एक आंसर ये भी आपका आ सकता है डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। अगर आपको आ रहा होगा मतलब क्या है, अगर यहाँ पर आपको समझ में आ जाए इस फार्मूले को लगाने के लिए तो लगा सकते हैं, बाकी अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पर भी अगर आप लोग छोड़ेंगे तो आपका पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाए जो कि आपकी मतलब प्रश्नावली में मतलब उत्तर माला में बोल सकते हैं दे रखा है, ठीक है, आंसर सीट में। तो ये आंसर आपको दे रखा है, तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है साइन 2x का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है x बराबर 4t और y बराबर दिया है 4/t दे रखा है, ठीक है। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x बराबर 4t दे रखा है, y बराबर क्या दिया है 4/t दे रखा है। तो इसमें जो प्राचल हमारा t है दे रखा है, ठीक है। तो हमें t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो करना इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हो जाएगा क्या, x का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष हो जाएगा dx/dt, ठीक। तो 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर रहेगा, t का करेंगे तो हो जाएगा dx/dt। हम t का अवकलन करेंगे, ठीक है। मतलब t के सापेक्ष t का अवकलन क्या होगा 1 होगा, ठीक है। जैसे x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता था, सेम उसी प्रकार से t के सापेक्ष t का अवकलन क्या होगा 1 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर dx/dt। तो 4 कांस्टेंट, 4 को बाहर ही रखा था हम लोगों ने, 4 बाहर रखा, t का अवकलन 1 होगा तो यहाँ पर 1 आया। इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर हमारा 4 निकला, ठीक है। तो dx/dt का मान 4 है। तो समीकरण नंबर 1 इसे मान लेते हैं, ठीक है। इसका हो गया। अब हमें करना है क्या, y का अवकलन, ठीक है। y का अवकलन भी किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष, क्योंकि इसमें भी प्राचल क्या है हमारा t है, ठीक। तो होगा इसका भी dy/dt करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आएगा क्या, 4 कांस्टेंट इसमें भी है, 4 को हम लोगों ने बाहर रखा, अवकलन किसका होगा d/dt। यहाँ पर 4 को जो बाहर हम लोगों ने ले लिया तो बच रहा है 1/t। तो यहाँ पर हो गया 1/t, ठीक है। 1/t है। 1/t का अवकलन क्या होता है, आप लोग हमेशा याद रख लीजिए, अगर बटे में कोई भी वेरिएबल दे रखा हो तो उसका अवकलन क्या होता है, 4 है इसका, तो इसका अवकलन क्या होगा -1/t² होगा, ठीक। याद कर लीजिए आप लोग इसको हमेशा, ठीक है। और नहीं याद करना चाहते तो ये भी है उपाय। देखिए मैं अगर यहाँ पर आपको समझाना चाहूँ तो t का अवकलन सबसे पहले देखिए 1/t है, t को ऊपर लाएंगे तो t की पावर -1 होगा, ठीक। t की पावर -1 का अवकलन क्या होगा, क्योंकि t नीचे हर में है, जब अंश में ले जाएंगे तो पावर यहाँ पर 1 थी, तो हर में अंश में जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, ठीक। तो x की पावर n के रूप में होगा। तो x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n का होता है nx n-1। तो n को आगे लाएंगे, -1 को आगे लाया, यहाँ पर t रखा, फिर -1 में से यहाँ पर t रखा, फिर -1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर ये -1 में से 1 घटाया तो ये माइनस का t, और यहाँ पर -1 मिलकर -2, ठीक है। अब देखिए t की पावर -2 है, इसको बटे में ले आते हैं तो माइनस पहले से 1/t² हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डायरेक्ट रिजल्ट आपको अगर याद रहेगा तो आपकी टाइम की बचत हो जाएगी, ठीक है। तो dy/dx का मान यहाँ पर क्या निकल रहा है, फाइनल आंसर यहाँ पर dt, ठीक है। dy/dt का मान निकल रहा है -4/t² निकल रहा है, ठीक। तो आपका इसे समीकरण नंबर 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं क्या, समीकरण 2 से समीकरण में भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, dy/dt बटे में क्या हो जाएगा पूरे का बटा dx/dt, dx/dt, ठीक। तो dy/dt का मान दिया है -4/t², और dx/dt का मान क्या दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है। अब देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, dt से dt कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा बचेगा फाइनल dy/dx, ठीक है। dy/dx होगा बराबर क्या होगा -4/t² है, ठीक है। इसका भी बटा 1 करेंगे तो ऊपर जाकर तो क्या होगा -4/t² होगा, गुणे में ये 4/1 है, ऊपर जाएगा तो 1/4 होगा, ठीक। तो 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर जो हमारा फाइनल लिखा है निकल रहा है dy/dx का मान, और क्या निकल रहा है यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 1/t है तो बटे में t, ठीक है। तो dy/dx का मान क्या निकलेगा -1/t। तो हमारा क्या होगा फाइनल रिजल्ट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर दोस्तों हमारा सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर मैं राइट डाउन करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना दे रखा है यहाँ पर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, x बराबर दे रखा है cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा, ठीक। और उसी के अपोजिट में y बराबर दिया है क्या, y बराबर दिया है साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पैरामेट्रिक है, जो हमारा प्राचल है थीटा हो रहा है, ठीक है। इसमें भी थीटा इसमें भी थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो dx/d थीटा होगा, ठीक है। मतलब x का अवकलन थीटा के सापेक्ष। तो cos थीटा का अवकलन मैं डायरेक्ट करते जा रहा हूँ। cos थीटा का होगा क्या माइनस का साइन थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस लगा माइनस, फिर cos 2 थीटा का होगा माइनस का साइन 2 थीटा, माइनस का साइन 2 थीटा, उसके बाद 2 थीटा का करेंगे तो थीटा का अवकलन तो 1 होगा, यहाँ पर केवल हमारा 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा निकल रहा है dx/d थीटा निकल रहा है, क्या निकलेगा माइनस का साइन थीटा हुआ, माइनस माइनस मिलकर प्लस का, यहाँ पर 2 आगे लेते हैं 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद फिर y है यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे dy/d थीटा, मतलब यहाँ भी प्राचल थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या साइन थीटा का होगा cos थीटा, ठीक, माइनस लगाते हैं साइन 2 थीटा का होगा cos 2 थीटा,
मैं डाइट करते जा रहा हूँ। उसके बाद 2 थीटा का करेंगे तो 2 थीटा का जैसे यहाँ पर 2 थीटा का किया तो 2 आया, तो उसी प्रकार से यहाँ से भी 2 आएगा। ठीक है, तो dy बटा डी थीटा का जो मान निकल रहा है अपना, क्या निकल रहा है, कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करते हैं, तो समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1, ठीक करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 है dy बटा डी थीटा, तो है dy बटा डी थीटा, पूरे का बटा है dx बटे में डी थीटा। ठीक, बराबर dy बटा डी थीटा का मान दिया है कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा यहाँ पर, ठीक, बटे में dx बटे डी थीटा का मान ये दे रखा है। तो 2 sin 2 थीटा है ना, जिसको हम करते हैं क्या, एक काम करें अगर हम लोग, तो चाहे तो वैसे इसको देखिए, इसको आगे लेते हैं इस प्लस में ना, तो होगा 2 sin 2 थीटा और 2 sin 2 थीटा और माइनस का साइन थीटा, इसको यहाँ पर माइनस का साइन थीटा कर लेते हैं। ठीक, तो डी थीटा कैंसिल, इसमें कोई कैंसिल होगा ही नहीं, तो डी वाई बटा डी एक्स है, बराबर में क्या बच रहा है यहाँ पर, पूरा वही है कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा बटे में क्या है 2 sin 2 थीटा माइनस का साइन थीटा। ओके, तो डी वाई बटा डी एक्स का मान हमारा ये निकल रहा था। आपके उत्तरमाला में, आपके आंसर शीट में ये आंसर दिया होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो ये हुआ हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे, तो 5 तक हम लोगों ने किया। ठीक है, बाकी आपको आगे वाली वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि आपको क्लास 12th का पूरा सिलेबस इस चैनल पर आपको कराया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।